नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? तो बच्चों, आपकी कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी बहुत ज़्यादा कमेंट्स में कि मैम आप वीडियो नहीं अपलोड कर रहे 11th कॉमर्स की। इतने सारे वीडियो अपलोड कर लिए, क्या दिक्कत हो गई? वेल ठीक है, आपकी कंप्लेंट्स है आंखों पर। तो अभी हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चैप्टर 2 उसी का चैप्टर 1 2 अपलोड हो गया। ओके, स्टेट्स चैप्टर 1 अपलोड, अकाउंट्स का चैप्टर 1 2 दोनों अपलोड हो गए। इतना सब तो किया है बेटा, फिर भी आप शिकायत पे शिकायत कर रहे हो। चलो ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन सब पॉइंट्स का मतलब क्या है। बिकॉज इकोनॉमिक्स मैं आपको बताऊं, 12th के लिए 11th का इकोनॉमिक्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, एक इकोनॉमिक्स और एक अकाउंट्स में जो टैली नहीं होता है, ठीक है, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग बहुत ज़्यादा हाई हाई एक्सपेक्ट पे चीज़ें समझते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। जहाँ जहाँ जो जो मुझे लगेगा मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाती जाऊंगी। तो अब ये कुछ हमारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो आ जाओ। ओके, नाउ क्या कह रहा है बेटा इसके अंदर? इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स स्टडीज द रैशनल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर स्टडी करता है। ठीक है, लाइक इंसान पैसा कैसे कमाता है, इंसान के लिए पैसे की पॉइंट क्या है, असेंशियल चीजें, वेल्थ, इनकम, प्रॉफिट, इनमें डिफरेंस क्या है, ये सब चीजें इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए ह्यूमन बिहेवियर को समझने की जो कोशिश है वही इकोनॉमिक्स करता है। और इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती है, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको पता है, ठीक है, वो एक्टिविटी जहां पर पैसे का लेन देन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। ठीक है, वो एक साइंस है। और इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब इस चैप्टर के अंदर आपको गुड्स, सर्विसेज, फैक्टर्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, वेलफेयर एंड वेल्थ और ट्रेड साइकिल में क्या डिफरेंस है, इनका पॉइंट्स क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, वो समझना है चैप्टर के अंदर। ठीक है, प्यार से चैप्टर है, समझना भी। तो चलो आगे ले लेते हैं इसको हम। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्राइस वैल्यू इन एवरीडे वर्ड्स। ठीक है, इन एवरीडे लैंग्वेज हम लोग प्राइस और वैल्यू को एक समान मानते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव डिनोट द सेम वैल्यू। अरे भाई, इस पेन की प्राइस क्या है? 20 रुपए। अच्छा, इस पेन की वैल्यू क्या है? 20 रुपए। तो हम लोग नॉर्मल भाषा में प्राइस और वैल्यू को एक चीज के हिसाब से यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल दिया, दिस गुड इज एक्सपेंसिव, दिस गुड इज वैल्यूएबल। ठीक है, तो इस तरीके से, बट देखा जाए तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम वही देखने जाएंगे कि प्राइस और वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पहले पहले तो हम लोग वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वैल्यू क्या है, क्योंकि वैल्यू को समझने के लिए आपके पास दो टाइप के नजरिए होने चाहिए। पहला व्यू पॉइंट ऑफ यूज, जिसको हम लोग कहेंगे यूज वैल्यू। दूसरा कहता है व्यू पॉइंट ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम लोग कहेंगे एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, तो पहले वैल्यू की मीनिंग समझना। वैल्यू की मीनिंग समझने के लिए हम लोग को दो नजरिए देखने हैं, पहला यूज वैल्यू, दूसरा एक्सचेंज वैल्यू। तो आइए बेटा देखते हैं क्या है। ओके, तो बात करते हैं यूज वैल्यू की। यूज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी टू अ कंज्यूमर फॉर द वेरियस नीड्स। ठीक है, जैसे कि फूड, वाटर, सनलाइट, इन सब की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है ना। यूज वैल्यू मतलब देखो, पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। सनलाइट हम लोगों को बहुत चाहिए, ठीक है, उसके बगैर तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। वाटर, उसके बगैर तो मर जाएंगे। एयर, उसके बगैर हम मर जाएंगे। तो इनका यूज वैल्यू बहुत ज्यादा है, समझ आप, हम बहुत यूज कर रहे हैं। मिल तो फ्री में रहे हैं ना, ठीक है, मिल तो फ्री में रहा है, तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे अनमोल रतन है, मतलब कि जिनकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती है। ओके, तो यूज वैल्यू का मतलब होता है कि जहां पे ऑलमोस्ट पूरी पब्लिक उसके ऊपर रिलाई करती है। ठीक है, आज कोई भी इंसान आप देख लो, कोई भी जानवर आप देख लो, कोई भी पौधा आप देख लो, सबके सब सन, फूड, वाटर, सनलाइट, एयर, इन सब पे डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स कि यूज ऑफ दीज कमोडिटीज आर वेरी हाई, दैट्स व्हाई द वैल्यू इज नोन एज अ यूज वैल्यू। पॉइंट क्लियर हुई?
ठीक है। अब एक्सचेंज वैल्यू क्या होता है? एक्सचेंज वैल्यू का मतलब ये है कि कोई भी एक कमोडिटी, कोई भी एक चीज या सर्विस, ठीक है, दूसरे चीज और सर्विस के एक्सचेंज में यूज की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज वैल्यू। एग्जाम्पल, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल, ठीक है, कि अगर हम लोग 1 kg वीट को एक्सचेंज करेंगे तो हम करेंगे 1 kg राइस के साथ, है ना। अगर मुझे, जैसे पहले ना बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है, तो अगर मुझे 1 kg वीट देना है तो मैं 1 kg वीट के जगह 1 kg राइस, 1 kg दाल, 1 kg चाय की पत्ती ऐसा लूंगी ना। मैं 1 kg गोल्ड तो नहीं ले सकती। क्या ये एक्सचेंज वैल्यू सही होगा? नहीं मैम, 1 kg गोल्ड मतलब एग्जैक्टली हाँ, बट अगर मुझे गोल्ड और सिल्वर, प्लेटिनियम, इनके साथ कुछ एक्सचेंज करना तो कर सकते हैं, हाँ उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि एक्सचेंज वैल्यू का मतलब है कि एक्सचेंज भी उन्हीं चीजों का होता है जो आपस में बराबरी करते हैं, ठीक है। प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, दीज आर द नोबल मेटल्स जो हम ज्वेलरी में यूज करते हैं, प्रीशियस चीजें हैं, तो उनका एक्सचेंज वैल्यू भी उसी के हिसाब से होगा। एम आई क्लियर? ठीक है। व्हीट, राइस, दाल, पल्सेस, ये सब चीजें जो होंगी वो एक कैटेगरी की आ जाएंगी, तो इनका एक्सचेंज उस हिसाब से होगा। मैं क्लियर हूं ना अभी? तो एक्सचेंज वैल्यू का मतलब ये है कि एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना, बट ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर की कंपैरिजन में होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज वैल्यू। ओके, देखो जैसे आपने देखा होता है कि वो लोग बोलते हैं कि पुरानी एसी देके जाओ, नई एसी लेके जाओ, पुरानी फ्रिज देके जाओ, नई फ्रिज देके जाओ। तो फ्रिज टू फ्रिज, एसी टू एसी, यही है ना, ये कन्वर्जन होता है ना। ठीक है, एक मैंने एड भी सुनी थी, देवी मॉल करके ऐसा कोई नाम था, ठीक है, वो ऐसा कहता है कि पुरानी बैग देके जाओ और नई बैग लेके जाओ, बैग का बैग के साथ कंपैरिजन, ठीक है। H&M के अंदर पुराने कपड़े देके जाओ, उसका कुछ प्राइस वैल्यू होता है और उसको आप नए नए कपड़ों में कन्वर्ट कर लो। दैट मीन्स द कमोडिटीज आर ऑलमोस्ट सेम, सेम कैटेगरी में आते हैं। अब क्लियर हो गई ना मैं? ठीक है, अब उन्होंने ये नहीं बोला कि कॉटन के कपड़े लेके आओ और सिल्क के कपड़े लेके जाओ, जो भी है, ठीक है, तो मटीरियल डजंट मैटर, तो इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज वैल्यू। क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, अब आता है रिलेशन, कि यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू में रिलेशन क्या है वो हम देखते हैं, आइए समझते हैं बेटा। अब अगर किसी भी कमोडिटी, ठीक है, कमोडिटी इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज, ठीक है, किसी भी चीज की अगर यूज वैल्यू हाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी हाई होगी। ठीक है, सन की लाइट हम लेते हैं तो उसके बाद उसको क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। ठीक है, कुदरत से हम हवा लेते हैं तो उसके बाद हमको क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। यूज वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट एक्सचेंज वैल्यू कुछ है उसका? नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी यूज वैल्यू ज्यादा हो, मतलब कि जो चीजें सबसे ज्यादा यूज की जाती हो वो सबसे महंगी बिकती हो, ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? बट अगर अगर किसी कमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू हाई है, अगर किसी कमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू हाई है, इसका मतलब ये है कि उसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा, मतलब कि यूज वैल्यू भी उसका अच्छा खासा होगा। ठीक है, अगर एक्सचेंज वैल्यू हाई है, अगर कोई भी चीज बहुत महंगी बिक रही है यहाँ, तो उसके बदले में आपको वही महंगी वाली चीजों का एक्सचेंज करना है, इसका मतलब ये है कि वो चीज लंबी चलेगी। गोल्ड है, ठीक है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, हमारे सबके पास गोल्ड है, मम्मी पापा के पास घर में रहता ही है, तो ये गोल्ड का जो एक्सचेंज वैल्यू है वो खतरनाक है, प्राइस 1 लाख तक पहुंच गया, ठीक है, इतना ज्यादा उसका प्राइस है, बट इसका यूज वैल्यू भी तो है ना। आज अगर हम लोग कोई भी चेन, अंगूठी कुछ खरीदते हैं, अरे यार 1 महीना पहले बोर हो गए, दूसरा लेते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं। ठीक है, गोल्ड खरीदते हैं तो सालों साल वो चलता है, सालों मतलब शायद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ठीक है, ऐसा आता है, ये मेरी माँ का हार है, वो अपनी बहू को पहनाती हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना। दैट मीन्स कि जनरेशन टू जनरेशन वो चीज चलती है, तो एक्सचेंज वैल्यू हाई है तो उसका यूज वैल्यू भी हाई हुआ। यस, पॉइंट समझ में आ गई? अगर यूज वैल्यू हाई है, जरूरी नहीं कि एक्सचेंज वैल्यू हाई होगा। ठीक है, सन की लाइट बहुत यूज करते हैं, बट जरूरी नहीं कि उसका कोई पैसा देना पड़ता है या उसकी एक्सचेंज, बट सन के बदले आपको ये चीज देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट जिसकी एक्सचेंज वैल्यू हाई है उसका यूज वैल्यू हाई होगा ही होगा, तभी उसकी एक्सचेंज वैल्यू हाई है। ठीक है, चलो। तो एक्सचेंज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स इन रिलेशन टू इट्स नीड और यूज। इसका मतलब क्या है? वो पूछ रहा है कि एक बात तो बताओ कि एक्सचेंज वैल्यू डिटरमाइन कैसे करते हैं, जैसे इसके बदले में क्या लेना है, तो एक्सचेंज वैल्यू डिटरमाइन कैसे होती है? तो ये कह रहा है कि किसी भी कमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू डिटरमाइन की जाती है उसके सप्लाई से कंपेयर टू द डिमांड। ठीक है, बहुत सीधा सीधा हिसाब इन्होंने बोला है और बहुत प्यारे तरीके से बताया इन्होंने कि अगर
अगर सप्लाई अगर सप्लाई कम है अगर सप्लाई कम है डिमांड से, ठीक है, तो उसका दिख रहा है ना, हाँ, अगर सप्लाई कम है डिमांड से तो इसका जो एक्सचेंज वैल्यू होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, गोल्ड का सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, बट ऑब्वियसली उसका एक्सचेंज वैल्यू हाई है। प्लेटिनियम डायमंड का तो सप्लाई और भी कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है उसकी, ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा है। पेट्रोल का सप्लाई कम है, डिमांड वैल्यू ज्यादा है, इसके लिए पेट्रोल डीजल महंगे मिलते हैं। पॉइंट समझ में आई? ठीक है, तो ये कह रहे हैं सिमिलरली अगर सप्लाई ज्यादा होगा डिमांड से तो उसका एक्सचेंज वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे ठंडी के अंदर, ठीक है, ठंडियों में टमाटर, ठीक है, लाल टमाटर, टमाटर जो है उसके दाम बहुत कम हो जाते हैं। मतलब मैं ये बोलूँ ना तो समझो कि ठंडियों के अंदर 15 रुपए प्रति किलो आपको टमाटर मिल जाते हैं। सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, हालांकि उस टाइम डिमांड भी ज्यादा होती है नो डाउट, पर सप्लाई ज्यादा है इसलिए उसका एक्सचेंज वैल्यू जो है वो डिक्रीज। यहीं गर्मियों के अंदर, ठीक है, डिमांड तो ज्यादा है ही नो डाउट, सप्लाई कम हो जाता है क्योंकि गर्मियों में खराब वराब हो जाते हैं, सप्लाई कम हो जाता है, तो यही टमाटर जो है वो 40, 50, 60 रुपए 1 किलो में मिलते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट समझ आया कि सप्लाई और डिमांड पे एक्सचेंज वैल्यू जो है वो डिटरमाइन होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर किसी भी चीज की स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी इसका मतलब कि लिमिट, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट लिमिटेड अमाउंट में है इन रिलेशन टू द डिमांड तो उसके हिसाब से उसकी एक्सचेंज वैल्यू हाई होगी। सिंपल। गुड्स आर डिमांडेड इफ दे हैव सम यूज वैल्यू। ठीक है, अब सीधी बात है, चीजें भी वही डिमांड होती हैं जिनकी कोई वैल्यू होती है मार्केट में। ओके, तो यहाँ पे स्कैरसिटी इन सप्लाई, ओके, वो आपको डिमांड के कंपैरिजन बताएगा और दैट इज कंट्रोल्ड बाय द फ्यू पीपल। अब जैसे हमने बोला कि कुछ ही लोगों के पास ये होता है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि रोलेक्स की घड़ी होती है, ठीक है, वॉच है रोलेक्स की, तो इसकी लाइक डिमांड ज्यादा है, ठीक है, बट इसकी सप्लाई कम है, वो बहुत लिमिटेड एडिशन निकालता है, बताया सबको वो चीज़। ठीक है, रोलेक्स की जो भी घड़ी, आप तो क्या मुझसे ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंडल्ज होते हो, आपको ज़्यादा पता है, तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि वो एक लिमिटेड एडिशन निकालते हैं। ठीक है, मतलब समझो ना 12, 15, 50 पीस निकाल दिए, और वो 50 पीस जैसे अभी आया था, जब भी अयोध्या का मंदिर नहीं बना था, राम जी का मंदिर, तब रोलेक्स ने, ठीक है, 50 ऐसी घड़ियां निकाली थी जहाँ पे वो पूरा अयोध्या का पूरा फोटो था। ठीक है, ओनली 50 लिमिटेड एडिशन, और एक एक वॉच की कीमत 32 से 50 लाख के आसपास की कुछ थी। ओके, 32 से कम नहीं थी, तब नहीं बताया, लेकिन 32 लाख पर वॉच की कीमत थी। बात समझ में आई? लिमिटेड एडिशन मतलब कि स्कैरसिटी दिखा रहा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई, ओके, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो एक्सचेंज वैल्यू क्या हो गई, जबरदस्त। अच्छा, आपको ये पता होगा कि ये जो जैसे जो हम लोग प्रीमियम आइटम्स बोलते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू भी डाउन नहीं होती है, दैट्स द पॉइंट, इसके लिए इनका एक्सचेंज वैल्यू भी ज्यादा होता है। ठीक है, वेल, तो इसके लिए लाइक इन्होंने साफ साफ बोला है कि जैसे प्रीशियस मेटल है, डायमंड्स हैं, ऑन द अदर हैंड द गुड्स आर वेरी हाईली यूजफुल। अब खाना सब खाते हैं नो डाउट, ठीक है, एयर, सनलाइट बहुत यूजफुल है, जिंदगी ये नहीं होगी तो क्या ही करेंगे हम लोग रोलेक्स का। ठीक है, इनका यूज ज्यादा है, बट इनका कोई भी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, सॉरी, ठीक है, बट इनका कोई भी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। इन अर्लियर टाइम्स इवन वाटर वॉज, ठीक है, यहाँ तक कि वाटर वॉज अ गुड विथ हाई यूज वैल्यू, बट अगेन उसका कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं था। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे दुबई, ठीक है, दुबई के अंदर आप सबको पता है ना, पानी महंगा है, पेट्रोल डीजल सस्ता है, बात आई समझ में? यहाँ पे बात हो रही है सप्लाई और डिमांड की। ठीक है, दुबई के अंदर वाटर का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, उसका प्राइस वैल्यू ज्यादा, एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा। क्लियर हुआ? ठीक है, हम खुद ही बोलते हैं ना, सुना ही होगा आपने कि दुबई में, दुबई गोल्ड सस्ता है, ठीक है, दुबई में गोल्ड सस्ता है, इसका मतलब ये है कि सप्लाई उसका ज्यादा है तो उसका एक्सचेंज वैल्यू कम है। एम आई क्लियर? प्रोडक्ट इज द सेम, बट एरिया के हिसाब से उसका डिमांड सप्लाई डिपेंड करता है कि उसका वैल्यू क्या रहेगा। आई थिंक मैं क्लियर हो गई एक्सचेंज वैल्यू और क्या होता, हाँ, एक्सचेंज वैल्यू और यूज वैल्यू में क्लियर ना, डन ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए आ जाइए ना, अब कुछ बात समझ लेते हैं। प्राइस, प्राइस का मतलब क्या होता है? प्राइस का मतलब सीधी सी बात है कि किसी भी चीज को खरीदते हैं या बेचते हैं इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी एक्सचेंज। ठीक है, जहाँ पे हम पैसे लेते हैं या पैसे देते हैं। तो
कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर मनी, ठीक है, किसी भी कमोडिटी को मनी के बेस पर एक्सचेंज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्राइस, ठीक है, इसकी प्राइस कितनी है 10 रुपए, ओके, उसको हम प्राइस बोलते हैं। वैल्यू और प्राइस क्लियर हुआ ना डिफरेंस, हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में यही देखा था कि प्राइस और वैल्यू को सब लोग एक जैसा मानते हैं ना, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी प्राइस कितनी है। अब क्लियर हुआ, वैल्यू अलग होता है, वैल्यू डिपेंड करेगा डिमांड सप्लाई के ऊपर, ठीक है, एक्सचेंज के, और दो टाइप के आगे, यूज वैल्यू और हाई वैल्यू। प्राइस जहाँ पे हम लोग पैसा देते हैं और चीजें खरीदते हैं, या पैसा लेते हैं और चीजें देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस। प्राइस मीन्स द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द करेंसी, ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू तो है उसका, बट उसको हम लोग करेंसी के बेसिस पर कंपेयर करते हैं, ठीक है। गोल्ड जिसमें बोला 1 लाख के आसपास कुछ हो गया, तो करेंसी के बेसिस पे हमने उसकी एक्सचेंज वैल्यू बताई, ओके। नाउ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, सिंपल चीजें हैं, जिस भी चीज को आप छू सकते हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गुड्स। ये पेन है, आप छू सकते हो, गुड्स आ गई, ठीक है, ये बॉटल है, आप छू सकते हो, गुड्स आ गया, सब कुछ, ठीक है। तो जिसको भी आप छू सकते हो, जिसको भी आप छू के ले सकते हो या छू के दे सकते हो, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, ठीक है। आपके क्लोथ्स आ गए, गाड़ी आ गई, मोबाइल आ गया, सब कुछ आ गया, और जो आपके नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सर्विसेज क्या होता है, दीज आर द इनटेंजिबल, इनटेंजिबल इसका मतलब कि जिसको आप छू नहीं सकते हो, ठीक है, अनटचेबल। अच्छा, यहाँ पे अनटचेबल का मतलब अछूत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, अनटचेबल इसका मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, लाइक टीचिंग, आप उसको छू नहीं सकते हो, ठीक है, मैं आपको टीचिंग दे रही हूँ, आप छू नहीं सकते हो इस टीचिंग को, ठीक है, आप बता नहीं सकते कि अच्छा आज मैंने सपना मैम से इतना टीचिंग लेके आया, 1 ग्राम 2 ग्राम, वो आप बता नहीं पाओगे, ठीक है। डॉक्टर की जो सर्विस आती है, ओके, सैलून में आप जाते हैं बाल कटवाने, ये वो, ओके, आपके घर पे आप जब जोमेटो सब करते हैं तो आपको वो सर्विस आता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे के सारे सर्विस आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको आप सिर्फ उनका वक्त लेते हैं और उसके बदले उनका पैसा देते हैं, ठीक है, अब आपने उनका वक्त लिया, ठीक है, अब वक्त किसी भी तरीके से, आप डॉक्टर का वक्त ले रहे हो अपने आप को ठीक करने के लिए, टीचर का वक्त ले रहे हो नॉलेज गेन करने के लिए, हेयर स्टाइल्स का वक्त ले रहे हो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, ठीक है, तो इसको वक्त बोलते हैं हम लोग। सो बेसिकली इंटेंजिबल एंड दे आर मीन टू अगेन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्लियर हुआ बेटा जी? चलो, सर्विस जनरली कैनॉट बी मेजर्ड इन द क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल, मैंने कहा ना, जैसे आप वो नहीं बता पाओगे, ठीक है, मैंने कितना ज्ञान मैम से लिया, ठीक है, वो हम नहीं बता सकते, इट कांट बी मेजर्ड, तो इसके लिए क्वांटिटी कभी नहीं आती है, ठीक। चलो आगे देखते हैं, अब कौन कौन से टाइप के गुड्स हैं, हालांकि मैंने बता तो दिए, ठीक है। तो जैसे कि टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक आएगा फिजिकल टेंजिबल गुड्स और एक आया इंटेंजिबल गुड्स, ठीक है, अभी तो मैंने बता दिया। टेंजिबल में टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, स्टव, मोबाइल फोन, सब कुछ जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप ले सकते हो, उसके बदले पैसे दे सकते हो, जिसको आप बेच सकते हो उसके बदले पैसे ले सकते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल या तो फिर फिजिकल, और इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा, जिसको आप नहीं टच कर सकते हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका नहीं है, और ना ही आप उसको मेजर कर सकते हो इन द कार्डिनली, कार्डिनल इसका मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू में, ठीक है, 100 रुपए 20 रुपए आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं सर्विसेज, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन, मेडिकल कंसल्टेंसी, रेंडिशन ऑफ म्यूजिक, गाना सुन के जो मजा आता है, ओए ठीक है, क्या बात है, मम्मी के हाथ का खाना खा के जो मजा आता है, ओके, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जिन चीजों को बेचकर या खरीद कर आपको पैसे देने पड़ते हैं उसको इकोनॉमिक गुड्स, जिसके लिए नहीं देने पड़ते उसको हम नॉन इकोनॉमिक गुड्स कहेंगे, ठीक है। सो द गुड्स विच डू नॉट कमांड एक्सचेंज वैल्यू, जिसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे नॉन इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है, जिसका सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो कोई भी इकोनॉमिक प्रोसेस से नहीं जाता है। एयर, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज्यादा है, हम आराम से सांस लेते हैं, तो इसका कोई भी इकोनॉमिक प्रोसीजर नहीं है। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट आया, जैसे आपको पता है कि दिल्ली में हवा बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, पॉइंट को समझ में क्या बता रही हूँ, ठीक है, आपको इस तरह के लेक्चर कहीं नहीं मिलेंगे, आपको दावे के साथ, इवन तो आपके स्कूल के टीचर्स भी आपको इस तरीके से नहीं समझाएंगे, समझाते हो ना, मुझे कमेंट बता दीजिएगा कि हाँ XYZ टीचर है हमारे स्कूल में, उनका भी नाम हो जाएगा अगर से कुछ करते हैं तो, बट आई एम डैम श्योर आपको ऐसे यूट्यूब चैनल पे फॉर द गुजरात बोर्ड इस तरह एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। तो बात करते हैं पॉइंट पे, तो जैसे दिल्ली मैंने कहा कि दिल्ली में आपको पता है हवा काफी अनपोल्यूटेड है, ठीक है,
तो वहां पे लिटरली एक ऐसा क्लब बना, एक कैफे बनाया गया है जहाँ पे लोग आते हैं, कुछ 500 1000 रुपए देते हैं 1 घंटे के लिए, प्योर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। लिटरली एक सिलेंडर होता है, नाक पे लगा के बैठते हैं 1 घंटा और वो प्योर इनहेलेशन लेते हैं ऑक्सीजन का। अब आप सोचो, जहाँ पे ऑक्सीजन फ्री मिल रहा है अपने को, जिसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, अब धीरे धीरे उसकी एक्सचेंज वैल्यू बढ़ती जा रही है क्योंकि डिमांड आ रहा है। कोविड के बाद सबको प्रॉब्लम आ गई ना, किसी के सांस लेने में लंग्स खराब हो गए, ओके, एयर बहुत सारा पॉल्यूटेड है, तो फ्रेश एयर के और प्योरीफाई एयर के तलाश में लोग भटक रहे हैं। तो इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट हो गया है। बिजनेस मतलब एक्सचेंज वैल्यू आ गई उसके अंदर। पॉइंट समझी मेरे आपने? तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जिन चीजों का कोई भी लाइक यूज वैल्यू बहुत हाई है, पर अगर उसको कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक गुड्स। तो एक टाइम पे यही हवा नॉन इकोनॉमिक आती थी, कुछ सालों के अंदर दिल्ली में तो स्टार्ट हो ही गया, ठीक है, कुछ सालों के अंदर इसी के ही हमको पैसे देने पड़ेंगे। पानी के पैसे देते हो ना, बिस्लरी की बोतल आती है ना 15-20 रुपए में, ठीक है, तो जो चीज हमको बिल्कुल भगवान ने गंगा नदी से लोटा लो और पी लो ऐसा बोला है, उसी के हम पैसे भी देते हैं। नहीं देते हैं? देते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि सनलाइट, एयर, सो ऑन, ओके, ये सारे के सारे नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक गुड्स का मतलब क्या है? एन एक्सचेंज वैल्यू इन द मार्केट, जिसको हम कहेंगे इकोनॉमिक गुड्स। यहाँ पे सीधी सी बात है, सप्लाई बहुत कम है रिलेशन टू द डिमांड, इसके लिए इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक, जहाँ पे अपने को पैसे देने पड़ेंगे जिसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है। चलो, क्लियर हो रहा है ना बेटा? अच्छे से बता दो मेरे को कमेंट सेक्शन में कैसा लगा वीडियो, लेक्चर, ठीक है। आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं मेरे को। ओके, अब बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या होता है कि मार्केट में कुछ ऐसे गुड्स आते हैं जो लंबे समय तक आप उसको यूज कर सकते हो और रिपीटेडली यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने शूज खरीद लिए, 1 साल तो चलाओगे, एक्टिवा ले ली, 5 साल तो चलाओगे कम से कम, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो आप रिपीटेटिवली यूज करते हो उसको अपन बोलते हैं, कौन सा क्या बोलते हैं मैं भूल गई, क्या बोलते हैं, हाँ, ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। तो जो भी चीज को, दिमाग में दूसरा पॉइंट आ गया तो ये पॉइंट ही दिमाग से निकल गया, वेल, तो जो भी ऐसी चीजें, ठीक है, जिनको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे आज ये पानी की बोतल ली, तो ये पानी की बोतल चलेगी ना, ठीक है, आराम से 2-3 साल तो चल जाएगी मेरी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स, ठीक, सिंपल सी बात है। बात करते हैं पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल का मतलब कि जो लंबे समय तक नहीं चलती है, लाइक दूध 2 दिन चलेगा मैक्स टू मैक्स, इसमें फट जाएगा नहीं गया तो। फ्रूट्स 1 दिन चला, नहीं खाओगे तो खराब हो जाएगा, बात समझ में आई, ठीक है। तो वो चीजें जो बहुत कम समय के लिए ही लाइक अवेलेबल होती है, फिर खराब हो जाती है, उनकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स, ठीक है। मिल्क आ गए, फ्रूट्स आ गए, से बहुत सारी चीजें होती है। आइसक्रीम ऑन द स्पॉट खा लोगे ना, पिघल जाएगी तो दूध दूध मांग कर पीना है, ओके। फिर बात करते हैं, कुछ गुड्स आते हैं प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। कौन से गुड्स? प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, ठीक है। प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जो सीधी सी बात है एक इंडिविजुअल इंसान के पास होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा घर मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, आपका घर आपका प्राइवेट हो जाएगा, ओके। गाड़ी प्राइवेट है, क्लियर हुआ? तो प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू ओन्ड किए जाते हैं और सारे के सारे डिसीजंस उन गुड्स के लिए, ठीक है, दैट पर्सन इज टेकिंग, ओके। जैसे कि अब यहाँ पे दीज गुड्स पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहाँ पे पॉइंट को समझना है, 2 पॉइंट्स आती है यहाँ पे, ठीक है। ये जो गुड्स होते हैं इनमें 2 कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक होता है एक्सक्लूडेबिलिटी और एक आता है कॉम्पिटिटिवनेस। इसका मतलब क्या है? देखो, एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक बार जो चीज, लाइक वंस अ गुड इज ओन, ठीक है, एक बार अगर वो चीज मेरी हो गई और उसको एक ही इंडिविजुअल यूज कर रहा है, दूसरा इंडिविजुअल उसको यूज नहीं कर सकता है, ठीक है, कैन नॉट पोजेस और यूज इट एट द सेम टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं मैं बोल गई, ठीक है, किसको हम बोलते हैं? एक्सक्लूडेबिलिटी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एक्सक्लूडेबिलिटी, ठीक है। जैसे कि गाड़ी है, मेरी है, मैं उसको यूज कर रही हूँ, घर में और कोई यूज नहीं कर सकता है, ओके। और तब तक यूज नहीं कर, जब तक मैं उसको वापस घर पे नहीं लेके जाऊँ, चाबी रखी, कोई और लेके जा रहा है घर से, तो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एक चीज को एक ही जना एक ही टाइम पे यूज कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूडेबिलिटी। एंड इंडिविजुअल्स हैव टू कम्पीट, ठीक है, और इंडिविजुअल्स को जो है वो उसकी ऑनरशिप के लिए कम्पीट करना पड़ता है। अब एक प्यार सा एग्जाम्पल है, ठीक है, क्या एग्जाम्पल है कि एक ग्रोसरी के शॉप में बच्चा जा रहा है,
ठीक है, और वो कह रहा है कि अंकल अंकल मुझे वो 10 रुपए वाला बिस्किट तो देना। ठीक है, अब सुनना, जब तक बच्चा वो अंकल को 10 रुपए नहीं देगा तब तक वो बिस्किट पे अधिकार किसका है? वो दुकानदार का है, वो अंकल का है। ठीक है, जैसे ही बच्चे ने 10 रुपए दिए और वो बिस्किट बच्चे के हाथ में आ गया, अब उस बिस्किट का मालिक कौन हो गया? बच्चा हो गया। मतलब कि नॉट एट द सेम टाइम। ठीक है, इतना ही फर्क है। पैसे से पहले उस बिस्किट पे अधिकार था अंकल का, पैसे देने के बाद जब उसे खरीद लिया तो उस बिस्किट पे अधिकार हो गया बच्चे का। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्सक्लूडेबिलिटी। ओके, सिंपल। A packet of biscuit purchased by one child in the market which has a competition among the buyers, no doubt, ठीक है, comes under the ownership of this child. Another child is excluded from having the same packet. ठीक है, अब उसके साथ दूसरा बच्चा हो, ओके, उसको भी, तो उसको सेम कंपनी मिलेगी, नो डाउट, सेम बिस्किट मिलेगा, सेम वो तो नहीं मिलेगा। आज अगर ये पेन मैंने खरीदी है, ऐसी सेम पेन मेरे साथ जो दूसरी लेडी होगी उसको मिल जाएगी, बट ये तो नहीं मिलेगी ना, ये नहीं मिलने वाली, दूसरी मिलने वाली है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सक्लूड, मतलब वो एक्सक्लूड हो गया, वो हट गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट का मालिक अभी कोई और बन गया, वो बंदा वहां से हट गया। जैसे अभी एक गाड़ी है मेरे नाम पे है, मैंने किसी को बेच दी, अब वो गाड़ी उसके नाम पे हो गई, पहले उसकी ऑनरशिप मेरी थी। ठीक है, मैं गाड़ी को गले लगा बैठी रहती, मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी, अब वो उसकी गाड़ी बन गई, तो अब उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है। ओके, द वन हु डज नो पे प्राइस फॉर अ मोबाइल फोन डज नॉट गेट इट। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, द इंडिविजुअल हु पेज द प्राइस गेट द गुड्स। ठीक है, तो पैसे दे रहे हो तो चीज तुम्हारी, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं पब्लिक गुड्स की, ये प्राइवेट हो गया। अब बात करते हैं पब्लिक गुड्स की। ऑन द कॉन्ट्ररी, पब्लिक गुड्स, पब्लिक का मतलब ये है कि सब लोग, ठीक है, जनहित में जारी, ओके, सब लोग उसको सार्वजनिक, ठीक है, सेम टाइम पे यूज कर सकते हैं। दे पॉजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट डिमांड। ठीक है, सबकी डिमांड एक ही है, कंज्यूम भी सब एक साथ करेंगे उसको। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है, सबकी डिमांड एक ही है, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक गुड्स। पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, पब्लिक गार्डन होता है। ठीक है, पब्लिक गार्डन में सबके सब सुबह, ठीक है, योगा करते हैं, वॉक करते हैं, ये करते हैं, ये क्या हो गया? ये सब कुछ पब्लिक, ठीक है, पूरा सार्वजनिक जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट प्राइवेट गुड्स जो है वो प्राइवेट बंदा उसको ओन करता है, पब्लिक मतलब कि ओन बाय द ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट, या तो फिर कोई ना कोई कलेक्टिवली सोसाइटी या ग्रुप्स जो होते हैं ना, एनजीओ वगैरह, वैसे। चलो अब बात करते हैं कंज्यूमर्स गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स। ये सारी की सारी बेटा जी टर्मिनोलॉजी चल रही है। ठीक है, आपको ये सारे के सारे टर्म्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, उसके बाद जब ये न्यू नए नए चैप्टर में जब ये टर्म्स यूज होंगे तो आपको कोई नहीं बताएगा इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसके लिए अभी से ही आपको इन सबका मतलब समझना है। ओके, चलिए, तो क्या आ गया यहाँ पे अभी? अब अपने पास आ गया कि कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर्स गुड क्या होते हैं। गुड्स, ठीक है, वो सारी चीजें जो एक ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ गुड, ठीक है, जब वो उसको कंज्यूम करता है तो लाइक कंप्लीट, ठीक है, कंज्यूम करना फाइनल स्टेज, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, खाना खा लिया मैंने, दैट इज द कंज्यूमर गुड। ठीक है, खाना खा लिया, कंज्यूमर। जीन्स बाहर से खरीदी, पहन ली, आई एम द कंज्यूमर। मुझे कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली आई हैव टू परचेज द थिंग एंड कंज्यूम इट। कंज्यूम मतलब कि यूज करना, कंज्यूमर मतलब खाना खाना नहीं होता। ठीक, कंज्यूम मतलब मैं यूज करती हूँ, उसको बोलती कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, सो दिस गुड्स हैव पास द फाइनल स्टेज। ठीक है, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मैं बोलूँ किया ना, मैंने एक क्लोथ का मटेरियल, लाइक एक क्लोथ लिया, क्लोथ मटेरियल लिया और उसको मैंने सिलवाने के लिए दिया है, तो सिलवाने के लिए दिया है तो वो कंज्यूमर गुड नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मैंने उसको यूज नहीं किया है। वो जब ड्रेस बन के आएगी तब मैं उसको यूज कर पाऊंगी। ठीक है, तो आप कभी भी किसी कपड़े में, लाइक किसी भी आप क्लोथ खरीदने जाते हैं तो आप डायरेक्टली पैसा देते हैं 1000-1200 रुपये और शर्ट टी शर्ट लेके आते हैं, द वेरी नेक्स्ट डे यू स्टार्ट वेयरिंग, दैट इज द कंज्यूमर गुड्स। डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है। ओके, फिर बात करते हैं प्रोडक्शन के लिए, मतलब प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब क्या होता है? एक ना फाइनल स्टेज तक पहुंचने से पहले एक स्टेज कम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। द गुड्स इज यूज्ड एट द इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट मतलब कि मिडल, अभी तक फाइनल में पहुंचा नहीं है। व्हेन इट इज परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड, ओके, और ये डायरेक्टली कंज्यूमर्स के थ्रू कंज्यूम नहीं होता है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स गुड। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, इन्होंने प्यारा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि कॉटन जो है
ठीक है, कॉटन इज यूज टू मेक क्लोथ्स, ठीक है, सीधी सी बात है। अब उसके लिए जो मशीन्स लगाई जाएंगी फैक्ट्रीज के अंदर, ओके, वो आ जाएंगी। अब मशीन लाइक कॉटन से कॉटन क्लोथ बना, ठीक है, या डायरेक्टली कोई एक फिनिश्ड चीज बनी, तो वहां पे आया अभी कॉटन जो क्रॉप है उसमें से वो पहले यान बना रहे हैं, ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टेज अगर उसको हम बोले प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे कि ट्रैक्टर, अ ट्रैक्टर विच फैसिलिटेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन, ठीक है, फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेंगे, ट्रैक्टर का काम होता है। अब आपको पता है ना उसमें वो आता है, क्या बोलते हैं, कंबाइन वाला है, थ्रेशर, ये सब आते हैं, ठीक है, सीड्स भी सो करता है, प्लोइंग भी करता है, तो वो ट्रैक्टर आ गया। ओके, अ यूटेंसिल इज यूज्ड टू कुक फूड, खाना बना और खाया, खाना बन गया, दैट इज द कंज्यूमर। बट खाना बनाने के लिए जो कढ़ाई चाहिए, ठीक है, वो क्या होगा, प्रोड्यूसर। ओके, तो यहाँ पर फाइनल गुड्स तक पहुंचने से पहले, ठीक है, ह्यूमन को कुछ एक स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ता है, दैट इज द प्रोड्यूसर। आप जाके टेबल पे बैठते हो, मम्मी खाना दो, ठीक है, आपके पास फिनिश्ड चीज आती है टेबल पे, दाल चावल, ये आपने खा लिया, बात खत्म, आपके लिए वो हो गया फाइनल गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स। मम्मी ने पहले उसको पूरा पकाया, मार्केट से कच्चा लेके आई, ठीक है, दाल चावल सब कच्चे थे, वो पूरा पकाया, तो पकाने वाला जो प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें कढ़ाई का यूज हुआ, ये सब हुआ, दैट इज द प्रोड्यूसर गुड्स। सिंपल, क्लियर हुआ? चलो बात करते हैं वेल्थ और वेलफेयर की। सॉरी। नाउ अगेन वेल्थ और वेलफेयर, ये दोनों चीजें भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है। मीनिंग समझते हैं पहले वेल्थ की, ठीक है। एडम स्मिथ ने अच्छी खासी डेफिनेशन दी है वेल्थ की। अब क्या बोला है इन्होंने, इन्होंने ऐसा बोला है कि वेल्थ इज समथिंग विच इज यूजफुल, स्कैर्स, जो कम लाइक लिमिटेड एडिशन हो, कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, और जिसके ऊपर किसी न किसी का अधिकार हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेल्थ, ठीक है। एग्जाम्पल, ये मेरा क्लास है, ठीक है। अब मेरे क्लास मेरा वेल्थ हो गया, क्यों? क्योंकि यूजफुल है, यहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ, यहाँ पे मेरे बच्चे आके पढ़ते हैं, ठीक है, ये मेरे यूजफुल हो गया। ओके, ये स्केर्स है, लिमिटेड है, 3 4 5 रूम ही है, बच्चे कितने आएंगे, 100 आएंगे, पूरी दुनिया से इकट्ठी नहीं आएगी, लिमिटेड अमाउंट ही है यहाँ पर, ठीक है। कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, मैं इसको बेच भी सकती हूँ, इसको बेचकर मैं पैसे ले सकती हूँ, एक्सचेंज हुआ। एंड कैन बी ओन्ड बाय समबडी, और ये इस पे मेरी ऑनरशिप है क्योंकि मेरा क्लास है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, वेल्थ हो गया। बात समझ में आई नहीं, मेरा क्या हो गया, वेल्थ हो गया। तो वेल्थ आप कैसे बोलोगे, वेल्थ वो चीजें होती हैं, ठीक है, वेल्थ वो चीजें होती हैं जो यूजफुल होती हैं, जो स्कैर्स होती हैं, लिमिटेड होती हैं, ठीक है, जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, और जिसका कोई मालिक होता है। 4 चीजें आ गई, ठीक है। वेल्थ उसको कहते हैं जो यूजफुल होती है, लिमिटेड स्कैर्स में है, जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, और जिसका कोई मालिक होता है। ये 4 चीजें अगर लाइक ये 4 क्राइटेरिया अगर किसी चीज के लिए फुलफिल की जाती है, तो उसको हम लोग वेल्थ बोलते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चलो सबसे पहले इट शुड पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक यूजफुलनेस, ठीक है। सबसे पहला तो ये है भाई, वो चीज यूजफुल तो होनी चाहिए, तभी तो आप उसको यहाँ पर वेल्थ का नाम दोगे। ठीक है, तो जैसे उन्होंने बोला है, हाउस, व्हीकल, प्रीशियस ज्वेलरी, ये सब क्या हो गए, ठीक है, ये सब किस तरीके से यूजफुलनेस क्रिएट कर रहे हैं। बात करते हैं स्कैर्स, 4 चीजें बताई ना, ठीक है, सीधी सी बात है, लिमिटेशन होगा रिलेशन ऑफ डिमांड, ठीक है, और इसकी एक्सचेंज वैल्यू भी होगी। जैसे मैंने कहा कि मैं इसको बेचकर पैसे ले सकती हूँ, एक्सचेंज वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, उसको वेल्थ कहते हैं। गोल्ड स्कैरसिटी है, एक्सचेंज वैल्यू होगा, बट ऑब्वियसली होगा, अभी मेरे पास है तो मैं मालकिन हूँ, ठीक है, बेच दिया तो कोई और मालिक हो जाएगा, मुझे उसके पैसे मिल जाएंगे। स्कैर्स लिमिटेड अमाउंट में तो है ही है ना। ओके, so goods which are useful but not scarce and do not have exchange value, जैसे सनलाइट वगैरह, उसको हम वेल्थ नहीं कहेंगे, ठीक है, वो वेल्थ नहीं होता है। क्या मैंने किसी भी क्या बोलते कंटेनर में मैंने हवा को कैद कर दिया, उसको मैं बेच, पैसे मिलेंगे? नहीं मिलने वाले, ठीक है, नहीं मिलेंगे उसके पैसे मेरे को। बात हो रही है इट शुड है फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस, ठीक है, फिजिकली दिखना चाहिए, सामने फिजिकली दिखना चाहिए, ओके, जिसकी वजह से आप उसको एक्सचेंज कर पाओगे ना, कैसे एक्सचेंज करोगे, ओके। तो जैसे कि एसेट्स वगैरह हैं, वो यूजुअली लाइक हम जैसे बात करते हैं कि जो भी एसेट्स है, जो भी चीजें हैं, वो दिखनी चाहिए, तो क्राइटेरिया वो भी है। इन टूडेज वर्ल्ड हाउएवर द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग
लाइक बीइंग एबल टू क्रिएट न्यू आइडियाज आर द एक्सचेंज फॉर मनी इन द मार्केट। ये आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। आपको आइडियाज के पैसे मिलते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो है वो ऐसे हायर करती हैं कि अगर कोई भी बंदा एक बिजनेस आइडिया लेके आया और वो हमें सही लगा तो हम उसको उसका बोलते हैं ना पेटेंट, ठीक है, तो हम उसको उसका पैसा देंगे। एक और चीज बोलते हैं इसको लॉयल्टी, हाँ ठीक है, हम उसको उसकी लॉयल्टी देंगे, ठीक है। तो ये बात होती है। तो अभी तो आजकल तो आइडियाज की भी पैसे देते हैं, ओके। एडवाइजर्स, ठीक है, वो पैसे पैसे लेते हैं आपको एक एडवाइस देने की, आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी जो है वो लाइक फिजिकल तो आ ही गया, फिजिकल तो है ही। इंटेलेक्चुअल का मतलब ये कि तुम्हारा दिमाग, ठीक है, आजकल इसकी इसकी भी बहुत वैल्यू है, याद करना, ठीक है। ये जितना तेज होगा उतना पैसे कमाओगे, दिखता नहीं है बट आइडिया से पता चल जाता है। तो ये भी वेल्थ में आ जाता है, ठीक है, भरपूर आइडियाज। यस, जैसे कि एबिलिटी ऑफ अ साइंटिस्ट टू थिंक इन हर क्वालिटी नॉट वेल्थ बट द नोबल आइडिया, ठीक है। आज ये साइंटिस्ट जो थे यही तो थे ना जिन्होंने लाइट बनाई, जिन्होंने कैमरा बनाई और हम आपको टीच कर पा रहे हैं, जिन्होंने इंटरनेट बनाई और आप पता नहीं कहाँ बैठे हैं, ठीक है, गुजरात के किस कोने में बैठे हैं और हम आपके पास पहुंच पा रहे हैं थ्रू दिस इंटरनेट। तो ये क्या हुआ, ये आइडिया हुआ, इसका पैसा मिल रहा है ना, सीधी सी बात है, मिल रहा है इसका पैसा, कंपनीज कमा रहे हैं इसमें से, है ना। तो दैट इज कॉल्ड द यहाँ पर फिजिकल एग्जिस्टेंस या इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। फिर बात करते हैं वेल्थ कंस्टिट्यूट्स गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज। चलो, तो छोटा क्यों हो गया भाई? ओके, क्या बोल रहे हैं हम लोग? वेल्थ कंस्टिट्यूट्स गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज। वेल्थ मतलब क्लियर हो गया, जो आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर, ये कंजम्पशन जो है वो सेटिस्फाई करता है या दूसरी नीड सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। जैसे कि एक हाउस, आज मैंने एक घर खरीदा, मुझे अभी उसकी जरूरत है उस घर की, तो प्रेजेंट नीड जो है मेरी हाउसिंग का वो मेरा फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो कंस्टिट्यूट्स मतलब अभी का टाइम मेरा फुलफिल हो रहा है। आगे अगर मुझे वो घर बेचना होगा तो कैन बी सोल्ड इन फ्यूचर टू बाय द अनदर गुड्स, लैंड, हाउस, प्रीशियस मेटल्स, ठीक है, गोल्ड, पेट्रोल, पेट्रोल नहीं सॉरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, डायमंड, ये सब जो आते हैं वो किस में आता है? वेल्थ। आपका वेल्थ भी है और उसका एक्सचेंज वैल्यू भी है, ठीक है। वेल्थ कंस्टिट्यूट्स मतलब कि वो हमारा वेल्थ है, ठीक है। आज अगर आपके पास 50 लाख का घर है तो आपका वो वेल्थ है, और फ्यूचर में अगर आप उसको 60 में बेच रहे हो तो भी आपका वेल्थ ही है, क्योंकि आपको उससे वहां से पैसे मिले, है ना। ड्यूरेबिलिटी, वेल्थ का ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग होना चाहिए। ज्वेलरी की कभी एक्सपायरी डेट आती है क्या? घर की कभी आती है क्या? लैंड की कभी आएगी? नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो फ्यूचर में भी एक्सचेंज की जा सकती हैं और फ्यूचर में जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई की जा सकती है, उसको भी हम लोग वेल्थ बोलते हैं। जो सिंगल यूज में खत्म हो जाती है वो वेल्थ नहीं होगा। दूध, वो वेल्थ नहीं है, ठीक है। मेरे पास, मेरे घर पे अगर 3 लीटर दूध पड़ा है तो वो मेरा वेल्थ नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, वो खराब हो जाने वाला है। तो इसके लिए हम उनको वेल्थ कंसिडर नहीं करते हैं। हाँ, शेयर्स, शेयर्स को वेल्थ कंसिडर करोगे, ठीक है। कितने शेयर्स हैं? आज कई बार कंपनी पैसे की जगह शेयर्स अलॉट कर लेती है, ठीक है। आगे चैप्टर्स आएंगे बहुत सारे शेयर्स को लेकर, तब मैं आपको बताऊंगी। फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स जो फार्मर प्रोड्यूस करता है वो उसका वेल्थ नहीं है, ठीक है। क्यों? अभी अगर महीने के अंदर उसने अपने सारे फूड ग्रेन्स बेच दिए तो ठीक है, तो उसका पैसा पैसा आने वाला है। बट अगर वो ऐसा कर दे, नहीं नहीं थोड़े टाइम के बाद बेचता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बोलते हैं ना स्टॉक रख के फिर महंगे बेचूंगा, तब तक तो भैया चूहे आके कुतेड़ के चले जाएंगे तेरा वीट और चावल, तो कौन खाएगा, ठीक है। दाल आके पूरा खराब हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि दीज थिंग्स आर पेरिशेबल, ठीक है, वो लंबे समय तक नहीं चल सकती हैं। तो फार्मर उसमें से पैसे कमाता है, नो डाउट, ठीक है, बट वो प्रेजेंट के लिए जरूरी है, फ्यूचर उसका नहीं है कभी भी, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्थ। ओके, ना टाइप्स ऑफ वेल्थ, दो टाइप के वेल्थ आएंगे, इंडिविजुअल वेल्थ, ठीक है, सोसाइटल वेल्थ, नेशनल वेल्थ एंड द इंटरनेशनल वेल्थ, ठीक है।
बात करते हैं कि इंडिविजुअल और सोसाइटल क्या है। साफ सा मीनिंग है, जो चीज मेरी है वो मेरी है, ठीक है, मतलब कि वो इंडिविजुअल वेल्थ हो गया। तो वेल्थ अंडर द ऑनरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है तो मेरा मोबाइल है, ठीक है, मम्मी आप भी मेरा मोबाइल नहीं ले सकते हो, ठीक है, मेरा मोबाइल है। तो वो चीजें जो आपके ऑनरशिप में आती हैं और जिसको प्राइवेट, मतलब कि जो आप ही उसको कंज्यूम कर सकते हो, प्राइवेटली फैमिली ठीक कंज्यूम कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल वेल्थ। ठीक है, हाउस घर के जो आप रहते हो रहवासी, कार गाड़ी जो आपकी है वही, ठीक है, पड़ोसी आके उसको यूज नहीं कर सकता है। वेल्थ अंडर द ऑनरशिप ऑफ सोसाइटी, ठीक है, जब सोसाइटी के अंडर कोई वेल्थ आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सोसाइटियल वेल्थ। डैम, ठीक है, डैम का पानी पूरा समाज यूज करता है ना। सोसाइटी में जो गार्डन है पूरी सोसाइटी के बच्चे उसको यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसी जब चीजें आती हैं जो पब्लिकली, पब्लिक वाला था ना वो सेम ही है, ठीक है, जो पब्लिक यूज करता है उसको हम सोसाइटियल वेल्थ बोलेंगे, और तो क्या है। बात करते हैं नेशनल वेल्थ एंड द इंटरनेशनल वेल्थ, ठीक है, वो वेल्थ जो हमारे देश की शान है, ठीक है, और जो हमारे देश की एक ट्रेजर है, ठीक है, देश का खजाना है, उसको हम बोलेंगे नेशनल वेल्थ। ये हेल्प करता है टू जनरेट द एक्सचेंज वैल्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द नेशन। जैसे सिंपल एग्जांपल दूं, समझ जाओगे। दुबई और इंडिया के बीच में एक चल रहा है फॉर्म, ठीक है, कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक कुछ सुरंग कूदी बनाई जा रही है, ट्रेन जाएगी, ठीक है, वहां से हमें पेट्रोल मिलेगा, हमारे यहाँ से वहां पे पानी जाएगा, एक्सचेंज आया पेट्रोल और पानी का, ठीक है, इसको क्यों, क्योंकि यहाँ उनके लिए नेशनल वेल्थ क्या है, पेट्रोल, हमारे लिए नेशनल वेल्थ क्या है, पानी, एक्सचेंज आया, उसको हम बोलेंगे नेशनल वेल्थ, ठीक है। तो जिसके अंदर रिवर्स, ठीक है, रिवर्स माउंटेन, हमारा लिटरेचर ग्रंथ वगैरह जो है, स्क्रिप्चर्स जो है, ये हमारा नेशनल वेल्थ हो जाता है। इंटरनेशनल वेल्थ का मतलब ये है कि जिसका ऑनर कोई भी एक नेशन नहीं है, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड का है एंड कैन बी शेयर्ड बाय द सेवरल नेशंस, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल वेल्थ। ओजोन गैस पूरे पूरी जगह पे है, ठीक है, वो हो गया इंटरनेशनल वेल्थ। ओके, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक या एक से ज्यादा देश उसके ऊपर, ठीक है, अपना हक जमाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल वेल्थ। जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं, अब ये कौन सा पानी था पाकिस्तान का हम लोग ने बंद किया था यार, कौन सी नदी थी, ठीक है, चलो एक ऐसी नदी है XYZ जो इंडिया में भी बहती है थोड़ी और पाकिस्तान में बहती है, ठीक है, तो इस पे उस नदी पे अधिकार इंडिया का भी है और पाकिस्तान का भी है, ठीक है, कश्मीर नहीं, ठीक है, नदी बहती है तो इंडिया का भी उसका अधिकार है, पाकिस्तान का भी उसका अधिकार है, ठीक है, तो वो हो गया इंटरनेशनल वेल्थ। में अभी अभी तो नहीं, वो अटैक में हुआ था, भूल गए, जो उन्होंने बंद कर दिया था पानी का फ्लो। चलिए बात करते हैं वेलफेयर क्या होता है। वेलफेयर का मतलब है लाइक अच्छा मतलब हम ये कॉन्सेप्ट बोले कि जो लाइफ की सिचुएशन या आपके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंक्रीज करता हो या इम्प्रूवमेंट करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वेलफेयर। इसको हम लोग भलाई बोल सकते हैं, ठीक है, समाज की भलाई करना, लोगों की भलाई करना, उसको वेलफेयर कहा जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे जो वेलफेयर है वो ज्यादातर कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है फिलोसोफर्स ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म, मैंने बोला ना, ठीक है, संत महात्मा ये सब आपका माइंड जो है वो भगवान के राह में लगा देते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है, सही डायरेक्शन देते हैं, तो वो वेलफेयर, वो समाज का भला कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेलफेयर उसको बोलते हैं। वेल पर इकोनॉमिक्स के अंदर वेलफेयर का क्या मतलब है, आइए देख लेते हैं। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, वो अल्टीमेटली जो है वो लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज होती है, सीधी सी बात है, ठीक है, हम आज घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो हम हमारी लाइफ को इजी कर रहे हैं, हमारा रहने का तरीका अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, समाज में हमारा नाम हो इसके लिए कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और वेलफेयर को हम लोग क्वालिटेटिवली भी मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ध्यान देना, वेल्थ कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ ओनली एंड ओनली क्वांटिटेटिव, कितना पैसा है, कितने करोड़ का मालिक है, ठीक है, कितने इसके पास गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, वो आ गया। वेलफेयर के अंदर ग्रोथ तो हो ही रहा है, पैसे तो दिख ही रहे हैं, पर साथ ही साथ आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है, अब इंसान कैसे बन रहे हैं, आप लोगों की सेवा कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो आता है क्वालिटेटिव।
वेल, तो अब हमारे पास दो टाइप के वेलफेयर रहेंगे, इंडिविजुअल वेलफेयर और कलेक्टिव वेलफेयर। व्हेन एन इंडिविजुअल सीक्स टू मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव हिज और हर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, अगर एक ऐसा बंदा जो अपने आप को पूरा सुधार रहा है कि अरे ऐसे रहना है वैसे रहना है, अपना तरीका सुधार रहा है रहने तरीके का, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल वेलफेयर। ठीक है, क्लियर हुआ? इंडिविजुअल वेलफेयर जैसे कि समझो पहले लाइक जमीन पे बैठ के खाते थे, अभी डाइनिंग टेबल आ गई, ठीक है, साइकिल पे जाते थे, एक्टिवा आ गई। धीरे 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 हम खुद को ग्रो करते जाते हैं, ठीक है, चीज़ें सीखते हैं, चीज़ें सिखाते हैं, अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज करते जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल वेलफेयर। ठीक है, अच्छे से रहना तरीका वो आता है। बात करते हैं जब नेशन या गवर्नमेंट सीक्स टू इम्प्रूव ग्रोथ डेवलपमेंट, तो वो आ जाता है कलेक्टिव वेलफेयर। जैसे कि गवर्नमेंट ये चाहे कि अनएम्प्लॉयमेंट हटा दो, ग्रोथ आया, सब लोगों को नौकरी मिल रही है, तो ये हो गया, ठीक है, ये होगा कलेक्टिव वेलफेयर, बहुत सारे लोगों का एक साथ भला करती है, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों का एक साथ भला कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कलेक्टिव वेलफेयर। ठीक है, अब वेल्थ और वेलफेयर में रिलेशनशिप क्या है, आइए देख लेते हैं। जनरली जब वेल्थ आपका इंक्रीज होता है ना, तो वेलफेयर भी इंक्रीज हो जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि जब वेल्थ मतलब कि हायर कैपेसिटी टू जनरेट मॉनेटरी वैल्यू, यू हैव द ग्रेट पावर टू एक्सचेंज गुड्स एंड परचेजिंग पावर ऑफ द ओनर एंड हैज ग्रेटर वेलबींग, एंड दिस इज फॉर द लाइक इंडिविजुअल केस। तो साफ साफ इन्होंने बोला है कि वेल्थ आपका इंक्रीज होगा, आपके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ही तो साइकिल से एक्टिवा पे आओगे, एक्टिवा से कार पे आओगे, है ना, पैसा आएगा तो ही होगा, ऐसे तो होने नहीं वाला है। तो कह रहा है कि अगर पैसा इंक्रीज होता है, मतलब वेल्थ इंक्रीज होता है, तो वेलफेयर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। वेलफेयर मतलब कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, आपके रहने का तरीका, आपका सिविलाइजेशन मूड अब धीरे धीरे इंक्रीज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि अगर वेल्थ आपका अच्छा है, मतलब कि आप और ज्यादा पैसे कमा सकते हो, ठीक है, पैसे कमाओगे तो एक्सचेंज वैल्यू भी ज्यादा होगी, परचेसिंग पावर आपका बढ़ेगा, आप चीजें खरीद सकते हो, चीजें खरीदोगे तो बट ऑब्वियसली, ठीक है, आपका वेलबींग अच्छा होता जाएगा। बट व्हेन द वेल्थ ऑफ अ नेशन इंक्रीज, बट अगर किसी भी देश का अगर पैसा इंक्रीज होता है इनकम के हिसाब से, so the welfare of the people will increase only if this national income is equitably distributed among all the sections of the society। क्या बोल रहा है यहाँ पे समझना, ये कह रहा है कि देखो इंडिविजुअल का अगर वेल्थ इंक्रीज हुआ, ठीक है, मेरा पैसा इंक्रीज हुआ, तो धीरे धीरे नई नई चीजें आएंगी, लिविंग ऑफ लाइक अच्छा होता जाएगा मेरा, दैट इज इंडिविजुअल। बट अगर देश का पैसा अच्छा होता है, देश का अगर वेल्थ अच्छा होता है, तब डिपेंड करता है कि वो देश उस इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी मानते हैं कि हमारे देश का पैसा अच्छा खासा जमा हो गया है, ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है, सरकार कर रही है कि भैया गांव गांव में जो है वो टॉयलेट बना देना, ठीक है, तो जहाँ पे ये जंगल में जाते थे अभी वो टॉयलेट में जाएंगे, अच्छे से सभ्यता तरीके से शौच करके आएंगे। बात समझ में आई? डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है, तो स्टैंडर्ड लिविंग इंक्रीज हो गया, है ना। गांव में जहाँ पे औरतें चूल्हा जलाती थी, अब उनके घर पे सिलेंडर आ गया, तो दैट मीन्स कि जो पैसा आया, तो पैसा गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ पे, ठीक है, प्रॉब्लम थी उसको ठीक करने की कोशिश की, और लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश की, ठीक है, तो वो आसान जब जिंदगी बनेगी तो ऑटोमेटिकली उनका भी वेलफेयर होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए नेशन का वेलफेयर डिपेंड करता है सोशल एंड कल्चरल फॉर्मेशन, और यही रिलेशन होता है वेल्थ और वेलफेयर का। सोसाइटी का अलग होगा, इंडिविजुअल का अलग होगा। बात समझ में आई ना? ठीक है, सोसाइटी लाइक गवर्नमेंट जो दिखती है उसको हम लोग बोलते हैं। पैसा आया तो गवर्नमेंट ने रोड अच्छे बना दिए, तो अच्छे से गाड़ी चल रही है, कोई एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, पैसा आया तो जैसे मैंने बोला एलपीजी लगा दी, तो भी औरतों के ना, पहले जो हमारी लाइक औरतें होती थी वहां पे गाँव में, तो उनके लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती, धुआं पूरा देता तो वो मर जाती थी बहुत जल्दी, बच्चे बेचारे बहुत जल्दी अनाथ हो जाते थे, तो वो नहीं हो रहा है। ओके, तो धीरे धीरे अच्छा एक और बात, जैसे कि बिजली नहीं होना गाँव में, तो बिजली ला दी, ठीक है, पानी के लिए महिलाएं जो है वो 5-5 किलोमीटर चल के जाती थी, 10-10 किलोमीटर पानी वहां पे पहुंचा दिया। स्टैंडर्ड लिविंग इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो समाज में इस तरीके से जब भला होता है अगर देश का पैसा बढ़ता है तो। ओके, चलिए, now next is the factors of production।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसे कि कोई भी रॉ मटेरियल है उसको हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं इनटू द फाइनल गुड्स, ठीक है, और जिससे ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, बाय कन्वर्टिंग द नेचर ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का जो नेचर है उसको हम लोग चेंज करके यूटिलिटी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्यारा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि जब वुड है, ठीक है, आप जब वुड को कन्वर्ट करोगे चेयर्स के अंदर, कुर्सियां बना दोगे, तो उसकी डिमांड ज्यादा। ठीक है, मेरे सामने वुड रखना, मैं इसका तो लकड़ी का मैं क्या करूंगी, पर लकड़ी की कुर्सियां लाके देंगे, बेंचेस लाके देंगे तो मेरे लिए यूजफुल है, तो तब कस्टमर या कंज्यूमर उसको डिमांड करेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, अब पॉइंट को समझना, प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस जिससे किसी भी चीज की यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी इसका मतलब कि यूज करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कोई भी रॉ मटेरियल को हम जब फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उस दौरान उस चीज का जो इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर के ऊपर वो इंक्रीज हो जाता है, कंज्यूमर उसका डिमांड करने लगता है, और इस पूरे को बोलते हैं प्रोडक्शन। अब ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द यूटिलिटी प्रोडक्ट, उसके बीच में बहुत सारी चीजें और आती हैं जो हमें हेल्प करती हैं उस चीज को बनाने में, और उसी को ही हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? ठीक है, क्या क्या चीजें होंगी जिसकी वजह से हम रिसोर्स को यूटिलिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में करके आए हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर में। ठीक है, कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से अगर हम देखें तो देर आर द 2 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक आता है नेचर और एक आता है ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एक आता है नेचर और एक आता है ह्यूमन बींग्स। क्लियर हुआ? ओके, चलो बात करते हैं लैंड की ना। लैंड, जमीन। ठीक है, तो लैंड में मीन द सरफेस ऑफ अर्थ लिवेबल फॉर मैनकाइंड। ठीक है, तो हमें लैंड को पता है कि लैंड वो चीज होती है जहाँ पे इंसान जो है वो आराम से रहता है। हालांकि इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, जो लैंड का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंक्लूसिव है। मतलब जैसे मार्शल ने हमें कहा है कि जितने भी नेचुरल एसेट्स हैं जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे और जो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हेल्प करेंगे, उसमें से एक लैंड है। ठीक है, दैट इज क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर, जैसे अर्थ है, वाटर रिसोर्स आ गया, फर्टिलिटी आ गया, मिनरल रिसोर्स आ गया, ये सब लैंड में आ जाता है। उन्होंने ये बोला, फिर बोला लैंड मतलब खाली जमीन में समझना, लैंड का मतलब ये है कि वो सारी की सारी कुदरत की दी हुई चीजें। ठीक है, पानी जमीन पे मिलता है, ठीक है, फर्टिलिटी एग्रीकल्चर लैंड है, मिनरल रिसोर्सेज माइनिंग करके हम कोयला अंदर से निकाल लेते हैं, अर्थ, अर्थ इज अ पार्ट, लाइक लैंड इज अ पार्ट ऑफ फॉर्म, क्लाइमेट भी उसका फैक्टर आता है। ठीक है, क्लाइमेट के बेसिस पर भी चीजें जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं लैंड। अब लैंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो बताया गया है हमें। चलिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंड के, आइए देख लेते हैं ना। जनरल अंडरस्टैंडिंग में हम देखें तो लैंड जो है वो अर्थ का सरफेस है जहाँ पे इंसान रहता है। ओके, इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड जो है वो काफी ज्यादा इंक्लूसिव है, जो अपन ने देख लिया। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इट इज नॉट मीन मेड, भगवान से दिया हुआ है, ये कुदरती है, हमने नहीं बनाया है। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स, क्लियर है ना। अर्थ का एक वो जो लैंडस्केप है वो फिक्स है। इंडिया में कितना लैंड आता है, बाउंड्रीज फिक्स है, आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यूएसए का जो बाउंड्री है लैंड का वो फिक्स है, तो ये जो लैंड होता है उसका सप्लाई लाइक फिक्स होता है। लैंड इज जियोग्राफिकली इमोबाइल, इमोबाइल मतलब कि लाइक मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है। ठीक है, अब लैंड को तो ये जमीन उठा के वहां ले लिया, वो तो कर नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो लैंड इज बेसिकली इमूवेबल। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ लैंड आर डिफरेंट, फर्टिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन, इन सब में सारी की सारी लैंड्स का जो टाइप्स होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे भी आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा, जैसे एलुवियल सॉइल देखा था, ब्लैक सॉइल देखा था ना, लेटराइट सॉइल देखा, रेड सॉइल देखा था, ये सारे सॉइल देखे थे ना, ये सब क्या है, लैंड ही तो है। क्लाइमेट के बेसिस पे उनकी फर्टिलिटी अलग अलग थी, है ना, मैं उसमें डीप में तो नहीं जाऊंगी। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, तो उनकी फर्टिलिटी अलग अलग है। डेजर्ट सॉइल में कुछ उगता ही नहीं है, एलुवियल सॉइल इज अ गुड
फर्टाइल लैंड, तो वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। द रेम्यूनरेशन ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेंट। अब याद करना, ये वाला स्टेटमेंट बहुत पूछते हैं 1 मार्क के अंदर। रेम्यूनरेशन का मतलब कि लैंड का कनेक्शन किसके साथ है? लैंड का कनेक्शन है रेंट के साथ, ठीक है। ये जगह मैंने ली है, किसी और की जगह है, मैं उसका भाड़ा देती हूँ, रेंट देती हूँ, ठीक है। तो लैंड आपको क्या देता है? रेंट देता है, ठीक है। अगर आपने लैंड किसी को दी है तो भी आपको रेंट मिलता है। अगर आप उस लैंड पे कुछ काम करते हो, ठीक है, तो आपको रेंट, भले समझो मेरा खुद का है, मुझे पैसे नहीं देने, बट फिर भी हम लोग उसका रेंट अकाउंट्स में देखना, ठीक, अकाउंट्स में कहा जाएगा कि भाई जहाँ पे आप बिजनेस करते हो ना, उसका पैसा आपको इंक्लूड करना पड़ता है कि भैया मैंने इसका रेंट दिया है, क्योंकि वो बिजनेस इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी, ठीक है। तो वो होता है। तो इसके लिए रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? जैसे समझो, कैसे बोलूँ, आज मैं कहीं काम कर रही हूँ, मुझे मंथ के बाद क्या सैलरी मिल रही है, ठीक है। टीचर्स जैसे अभी हम करेंगे तो फीस मिलती है डॉक्टर्स को, कि टीचर्स को फीस मिलती है। तो रेम्यूनरेशन मतलब कि आपको बदले में क्या मिलता है इन टर्म्स ऑफ द मनी, तो रेंट मिलता है यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करते हैं लेबर। लेबर इसका सीधी सी बात है, ठीक है, जो काम इंसान करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न, ठीक है, विच इज डन अंडर द सुपरविजन बाय सम अथॉरिटीज, को हम कहते हैं लेबर, ठीक है। लोग काम करते हैं, मजदूरी, वर्क, कुछ भी बोल दो, ठीक है, और उसके बदले उनको पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। और वो लोग जो है वो किसी के अंडर काम करते हैं, ध्यान देना, लेबर में, ठीक है, किसी के अंडर काम किया जाता है उसको लेबर कहते हैं। राजा की तरह काम करने को लेबर नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो आप किसी न किसी अथोराइज पर्सन के अंडर आप काम करते हो तो उसको लेबर कहते हैं। तो देखो अभी जमीन तो आ गई, अब जमीन पे काम करने वाला कोई तो चाहिए, वरना काम कैसे होगा? अरे सब कुछ छोड़ दो, जमीन आपने ली खेती बाड़ी करने के लिए, चलो मान के चलते हैं, तो खेती बाड़ी करने के लिए खेरूत तो होना चाहिए उस जमीन पे, तभी तो खेती बाड़ी होगी। आपने फर्टाइल लैंड तो ले ली, और एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या चाहिए होगा? समवन जो उसको काम कर पाए, ठीक। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर, ठीक है। मजदूरी मजदूर से अलग नहीं होती, ठीक है। आप काम कर रहे हो, दैट इज यू आर लेबर, एंड यू हैव टू डू वर्क, दैट इज लेबरर, ठीक है। तो वो मजदूरी आपसे अलग नहीं होती है। लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड, आप किसी भी इंसान को स्टोर कर रख सकते हो क्या? अरे तू यही बंदी बन के बैठ जा, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इन अ वे लेबर इज पेरिशेबल, तो देखा जाए तो लेबर कैसा है? पेरिशेबल। पेरिशेबल इसका मतलब कैसा हो गया? भाई आज काम किया, 5 घंटे काम कर लिया, बस खत्म, कल छुट्टी मार लेगी या मार लेगा, क्लियर। परसों आया काम किया, दैट मीन्स कि दिन का 8 घंटे काम करेगा, 8 घंटे के बाद काम नहीं करेगा, समझो, ठीक है। 8 घंटे का काम कोई भी इंसान करता है, उसका पैसा उसको मिलता है, पैसा लिया बात खत्म, काम दिया पैसा लिया बात खत्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पेरिशेबल, ठीक है। आप उसके लेबर को स्टोर नहीं कर सकते हो कभी भी। द मोबिलिटी ऑफ लेबर, सीधी सी बात है, मजदूर यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं ना, हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिक और सोशल दोनों रीजन की वजह से, ठीक है। आज गांव जाना है, मेरी माँ बीमार है, चला गया, ठीक है। वो वाला सेठ ज्यादा पैसे देता है, वहां चला जाऊंगा मैं, चला गया। तो सोशल इकोनॉमिक रीजन की वजह से वो लेबर जो है वो चेंज होता रहता है। द एफिशिएंसी ऑफ एवरी लेबरर इज डिफरेंट, ठीक है। हर एक का काम करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, ठीक है। कोई बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा काम करता है, कोई नहीं काम करता है। सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। जैसे हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमारी कंट्री में मजदूरी बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि बहुत सारे कंट्रीज जो है वो हमारी इंडिया से लेबर्स लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नहीं है, बिकॉज दे हैव द लीस्ट पॉपुलेशन। तो जो भी हाई ग्रेड प्रोफाइल्ड जॉब है वो तो वहाँ के लोग करते हैं। तो जो नीचे वाले काम करने वाले हैं, स्वीपिंग करना, कैब चलाना, ये सब कौन करेगा? इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, गटर साफ करना, ये सब जो है वो फिर ऐसे इंडिया से लोग लेके जाएंगे, अफ्रीका से लोग लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होती है यहाँ, तो जहाँ पे गरीबी ज्यादा होती है, ये इन दो जगहों से लेबर्स लिए जाते हैं। और इनका रेम्यूनरेशन क्या है? इनको बदले में क्या मिलता है? वेजेस, ठीक है। वेजेस मतलब क्या होता है? ये होता है डेली इनकम, ठीक है। रोजाना का उनको उनका पैसा मिलता है, उसको वेजेस बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। सैलरी मंथ के एंड में मिलती है, वेजेस आपको दिन के एंड में मिल जाता है। चलिए बात करते हैं कैपिटल। अब कैपिटल मतलब पैसा, ठीक है। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, पैसा है तो कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है। लैंड खरीदनी है तो पैसा चाहिए, लैंड पे कुछ काम करना है तो पैसा चाहिए, फैक्ट्री बनानी है तो पैसा चाहिए, हर एक के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरी है। सो
अब देखा जाए तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम लैंड एंड लेबर, सीधी सी बात है, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम लैंड एंड लेबर एंड इट इज अ प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोड्यूस, इसके बगैर तो कुछ बन भी नहीं सकता, ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो तुम्हारे पास जमीन आ गई, तुम्हारे पास आदमी आ गए काम करने के लिए, बट जो रॉ मटेरियल लेके आने के लिए जो पैसा चाहिए, वो मशीन लगाने के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? कैपिटल है, ठीक है। तो बिना कैपिटल के काम भी नहीं होता है। तो इन द अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो ये कौन सा प्रोडक्शन है बेटा जी? मैन मेड प्रोडक्शन है, ठीक है, हम नहीं बनाया है ये। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रैक्टर इज प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच फर्दर हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ट्रैक्टर बनाया, किसने बनाया? लेबर ने बनाया, उस पर पैसा लगा, तो इट्स अ मैन मेड प्रोडक्शन। और इसी का ही यूज करके हम लोग क्या क्या यूज कहाँ पे करेंगे? एग्रीकल्चर में यूज करेंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इस तरीके से होता है यहाँ पे, तो कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल और वेल्थ में डिफरेंस है, हाँ भाई, समझे ना बेटा? कैपिटल और वेल्थ में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, कई बार ऐसा होता है दैट गुड्स प्रोडक्शन और वेल्थ हमेशा सेम नहीं होता है। अ गुड में भी कैपिटल गुड एज इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन, ठीक है। जो पैसा आपको प्रोडक्शन में काम देता है दैट इज द कैपिटल, ठीक है। और वेल्थ के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वेल्थ कभी भी फैक्टर प्रोडक्शन में नहीं आता है, ठीक है। मेरा घर मेरा फैक्टर प्रोडक्शन नहीं होगा, मेरी काम की जगह हो सकती है, मेरा घर नहीं हो सकता है, डिफरेंस है, ठीक है। मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, दैट इज कैपिटल, ठीक है। मैंने घर खरीदने पैसा लगाया जिसमें मैं रहती हूँ, दैट इज नॉट अ कैपिटल। मार्क करना है सारे पॉइंट्स, हैं बहुत छोटी चीजें बट कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। कैपिटल मैनमेड प्रोडक्शन है, इट इज मोस्टली मोबाइल, सीधी सी बात है, ठीक है। सबसे ज्यादा मोबाइल तो यही है, घूमता फिरता पैसा है, ठीक है। जितना ज्यादा इंक्रीज होता है कैपिटल का प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा उतना ही ज्यादा आप मॉडर्न और इंटेंसिव मेथड्स यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। रेम्यूनरेशन क्या है इसका? इंटरेस्ट, ठीक है। आप पैसा किसी को दे रहे हो, इंटरेस्ट देते हो। आप पैसा किसी से ले रहे हो, इंटरेस्ट देते हो, ठीक है। तो कैपिटल का क्या हो गया? इंटरेस्ट आ गया, ओके। ये सारी चीजें फोर्स वाली पॉइंट याद ही करना, ये 1 मार्क में आपको एमसीक्यू एग्जाम दिखेगा ही दिखेगा, ना दिखे ना मेरा नाम बदल देना, ठीक है, आएगा ही आएगा। तो मैम आपका नाम क्या रखें? मेरे को बच्चे पूछते, पता है, जब बोलते हो ना नाम बदल, तो बोलते अच्छा फिर क्या नाम रखे? नालायक ऐसे नहीं बोलते कि हाँ मैम आप सही बोल रहे हो, फिर पूछते हैं नाम क्या रखें। चलो, ना एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर इज अ फैक्टर, ठीक है, जो ये सारी चीजें एक साथ लेके आता है। दैट मीन्स बॉस, जमीन भी है, ठीक है, लोग भी है, पैसा भी है, चलो काम करो, ठीक है। ये लगाई मैंने मशीन, चलो लेबर काम करो। लैंड है, रेंट बढ़ना है इसका, देखो सैलरी चाहिए, वेजेस चाहिए ना, चल काम कर, ठीक है। कैपिटल, पैसा लिया है भाई, इंटरेस्ट देना है इस पे, पॉइंट समझ में आया? तो वो इंसान जो इन तीनों, ठीक है, पपेट्स, ठीक है, तीनों पपेट्स को जब वो अपने इशारों पे घुमाता है और उनसे काम निकलवाता है, उसको अपन बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आजकल ये वर्ड बहुत है, एंड ईच एंड एवरी पर्सन वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये रील्स में देख देख के सब गांडे हो गए। चलो, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम किसी और से, लाइक मैनेजमेंट इज डन बाय द मैनेजर, ठीक है, जिसकी सैलरी होती है, ओके, लेबर के हिसाब से। एंड एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु सेटअप्स द एंटरप्राइज, ठीक है। मैनेजर अलग है, ओके। मैनेजर को, जैसे आज मेरी कंपनी है, मैंने एक आदमी को रखा, भाई तुम पूरा काम मैनेज करो तो मैं उसको सैलरी दूंगी। आई एम द एंटरप्रेन्योर, मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है, मैं सैलरी देती हूँ, मुझे तो प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज अ रिस्क टेकर, ठीक है, सीधी सी बात है, इतना पैसा लगाया, लोगों को हायर किया है, मशीन लगाई, तो रिस्क टेकर है, ठीक है, जिंदगी के पूरे दाव पेच खेल रहा है वो। दिस फैक्टर डज नॉट गेट फिक्स रिटर्न, ठीक है, इसको कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं होता है, ओके। एंड इसके बगैर तो शायद ये तीनों चीजें काम भी नहीं कर पाए। तो डिसीजन मेकर जो है वो एंटरप्रेन्योर होता है। इस फैक्टर को हम बोलते हैं रिस्क टेकिंग फैक्टर। इट पॉजेस अ क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन, तीनों को, ठीक है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मैंने बताया था ना, रेन्यूमरेशन क्या है, सॉरी रेम्यूनरेशन क्या है इसका? प्रॉफिट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ट्रेड साइकिल। जबरदस्त है ये ट्रेड साइकिल।
ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आंख में क्या चला गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज गो थ्रू फेजेस ऑफ डायनामिक चेंजेस। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और लाइक ह्यूमन लाइफ में, ठीक है, हमारे और आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, बस ये जो उतार चढ़ाव इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ट्रेड साइकिल। अब कैसे कैसे आते हैं, यहाँ पे 4 टाइप के रहते हैं। इरेगुलर चेंज, सीजनल चेंज, लॉन्ग रन रेगुलर ट्रेंड, लॉन्ग रन डायनामिक चेंज। ठीक है, 4 हैं, चलो समझते हैं। इरेगुलर चेंज, these are the accidental changes which occur in an economic activity। जैसे कि फ्लड आ गया, ठीक है, फेमाइन आ गया, स्टॉर्म आ गया, फायर हो गया। जैसे अभी अभी प्लेन क्रैश हुआ था, है ना, अहमदाबाद में, जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, प्लेन क्रैश हुआ। तो ऐसे इंसिडेंट्स जो होते हैं होते शॉर्ट रन के हैं, ठीक है, बट इनका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पड़ जाता है। ठीक है, कई बार तो लंबा भी पड़ता है, नो डाउट, इसको हम बोलते हैं इरेगुलर चेंजेस। ठीक है, देखो बेटा, आज इतने सारे लोग मरे थे, अब क्या किया, एक करोड़ सबको दे रहे हैं, पैसा हुआ ना, मतलब जहाँ पे समझो आज 250 लोग गुजर गए, ठीक है, तो टाटा ने बोला कि सबको 1 करोड़ देंगे, मतलब कि कितना हो गया, आप खुद सोचो, 250 करोड़। अभी 250 करोड़ जो 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो वो उनका कहीं ना कहीं, तो बोले कितना पैसा वाला, कहीं ना कहीं उनको इन्वेस्ट करना होगा वो पैसा, मतलब कि कुछ टाइम के लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हिल गई, पूरी चेंज आ गया, ठीक है, प्रॉब्लम आ गई। ऐसे बहुत सारे, कई बार फ्लड आ जाता है तो सरकार का काफी अच्छा खासा पैसा उसमें चला जाता है उनके। हालांकि सरकार कुछ अमाउंट रख देती है फॉर सम नेचुरल कैलामिटीज। जैसे कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे इतने हॉस्पिटल, इतने बेड्स नहीं थे जितने पेशेंट्स हो गए थे, सपने में भी किसी को नहीं आया होगा कि इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो अब ये सडनली जब चेंजेस आते हैं, जो 2 महीने 3 महीने या लाइक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म भी ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 6 महीने तक जो इम्पेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर चेंजेस। ठीक है, ये चेंजेस का इम्पैक्ट कुछ सेक्टर्स में ही पड़ता है या कुछ रीजन्स में ही। जैसे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ तो अहमदाबाद में ही इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है, और जैसे प्लेन क्रैश हुआ तो प्लेन सेक्टर, जो एविएशन सेक्टर है, उसमें इम्पैक्ट आया। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर और ओनली इन द इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है, कुछ भी, कोई भी एक सेक्टर पे काम कर सकते हैं। सीजनल चेंज क्या होता है, सीजनल चेंजेस आर द these regularly occur in economic activities with the changing of season। जैसे कि गुड्स का डिमांड जो है वो सीजन के हिसाब से बदलता है ना। गर्मी है, कॉटन क्लोथ पहनते हैं, ठंडी आती है, वही सीधा हम लोग जैकेट वुलन क्लोथ लेने जाते हैं। सीजन के हिसाब से जो है वो ट्रेडिंग बदलता है ना। शादी की सीजन आएगी तो हर दुकान पे आप देखोगे शादियों के कपड़े मिलेंगे। अब जैसे आती है ना दिसंबर वगैरह से शुरू हो जाती है, ठीक है, बात आई समझ में। तो सीजन के हिसाब से, तो सीजन के हिसाब से ट्रेडिंग में जो चेंज आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीजनल चेंज। क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आई ना। उत्तरायण है तो पतंग महीने से पूरे हर जगह आपको पतंग 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 बिकते हुए दिखेंगे, लोग खरीदते भी हैं, ट्रेड चेंज आया इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, उसको बोलते हैं सीजनल चेंजेस। हालांकि पतंग इज अ फेस्टिवल, बट आपको समझाने के बोला, ठीक है। तो वो सारे चेंजेस जो सीजन के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना ठंडियों में अंडे खाते हैं, मैंने चीज देखी है, ठीक है, ठंडियों में अंडे खाओ, गर्मियों में नहीं खाओ ना, बारिश में नहीं, ठंडियों में अंडे खाओ। अरे बारिश जैसे ही आती है तो सबके घर पे ये ना पकोड़े, क्या बोलते, बस चाय और चाय की चुस्की और पकोड़े आ जाए, दाल बन आ जाए, ओए ओए जिंदगी सवर जाती है लोगों की, होती है ना सीजनल चेंज। ठीक है, तो डिमांड आ जाती है, मतलब डिमांड होती है, अरे भैया मतलब पकोड़े लेके आओ, गांठिए लेके आओ, बताए क्या क्या, तो ये सब चीजें आती हैं। बात करते हैं लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। कुछ चेंजेस जो है वो एक ही डायरेक्शन में होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड। ठीक है, इसका मतलब कि जैसे कैसे होता है ना, अच्छा आजकल आपको ट्रेंड का मतलब तो पता ही है, जो इंस्टाग्राम चलता है अभी नहीं था, वो हल्दी वाला चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड आ जाता है। तो जो एक ही डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, और जो लंबे समय तक चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। ठीक है, लंबे समय तक वो चीज चलता है, तो दीज आर द डायरेक्शनल चेंजेस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। साइक्लिक चेंज, साइक्लिक चेंज का मतलब क्या होता है, डायनामिक फ्लक्चुएशंस अराइजिंग इन एन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो जाता है, ठीक है, फ्लक्चुएशंस होते हैं ओवर एंड लॉन्ग रन ग्रोथ। लंबे समय के लिए या लंबे समय तक इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो जाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे
ट्रेड साइकिल्स। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हेबलर, ट्रेड साइकिल इज एन इंटरवल दैट एम्ब्रेस अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अच्छा टाइम, डिप्रेशन, बुरा टाइम। ठीक है, बोले ना सुबह धूप आई है तो अंधेरा भी होगा ही, अंधेरा हुआ है तो धूप आएगी। ठीक है, तो अच्छा टाइम आया है तो बुरा टाइम भी आने वाला है, बुरा टाइम गुजर जाएगा, अच्छा टाइम फिर से आ जाएगा। तो ट्रेड साइकिल में भी ये होता है कि अरे अभी तो बहुत तेजी है, कुछ टाइम के बाद अरे यार बहुत मंदी है, एक भी ग्राहक जो है वो दुकान पे नहीं आ रहा है, बहुत तेजी है, बहुत मंदी है, तेजी मंदी चलती रहती है, इसको ट्रेड साइकिल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रेड साइकिल के? वेल फिर सॉरी, हॉटरे ने बोला था कि ट्रेड साइकिल कंटिन्यूस फेज ऑफ गुड एंड बैड चेंजेस। ठीक है, ये होता रहता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे डिपिक्ट डायनामिक चेंज, डायनामिक मतलब कि बदलता रहना। ठीक है, चीजें बदलती रहना, अच्छा बुरा समय आना जाना। इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अच्छा समय है, बहुत लाइक पैसा ही पैसा आ रहा है, ग्राहक आ रहे हैं, तेजी है, मार्केट में मस्त धंधा हो रहा है। नेगेटिव, पूरे दिन में एक भी ग्राहक नहीं आया, ठीक है, कमाई नहीं हो रही है, नेगेटिव। दे अराइज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं, तेजी और मंदी में बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। ट्रेड साइकिल्स है वेरियस फेजेस, इसके बहुत सारे फेजेस होते हैं, एंड ईच फेज डज नॉट लास्ट फॉर अ यूनिफॉर्म पीरियड। ठीक है, मतलब जो भी फेज आता है अच्छा बुरा और उनके बीच में फेज आते हैं, तो ये कोई लंबे समय तक नहीं रुकते, कुछ कुछ टाइम होता है। अब इकोनॉमिक्स के लिए तो कुछ कुछ टाइम होगा, और ठीक है लंबे समय थोड़ी है, खाली 2-3 साल। बट ये 2-3-4 साल के अंदर जो इंसान होता है ना, बेचारा कर्जे में आ जाता है अगर धंधा नहीं होता है तो। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये 2-3 साल इकोनॉमिक्स के लिए तो बहुत मामूली सी बात है, बट एक इंसान के लिए बहुत लंबी बात हो जाती है। चलो, तो इस हिसाब से हमारे पास फेजेस आते हैं, समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपको ये ट्रेड साइकिल क्वेश्चन दिखेगा, मतलब दिखेगा एग्जाम में, समझ के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ना फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल में बूम, इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, 4 चीजें होती हैं। ठीक है, देखो समझो। ठीक है, ये आ गया, जब यहां से आता है इसको हम बोलते हैं बूम, यहाँ वाले पोर्शन को हम बोलेंगे रिसेशन, मतलब कि धंधा धीरे धीरे कम हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन, मतलब कि हालत बहुत खराब है। ठीक है, खाने के वांदे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे रिकवरी, अब धीरे धीरे मार्केट सुधर रहा है और पैसा आ रहा है। 4 चीजें आती है। ग्राफ क्लियर हुआ? बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। ठीक है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। ठीक है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। गलत हो गया, बूम क्या हो जाएगा, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर हो गया? चलो समझते हैं। बूम मतलब क्या होता है? वो पीरियड जहां पर ठीक है ग्रोथ लेवल जो है वो मैक्सिमम पहुंच जाता है, और यार इसका तो बूम है, मार्केट में तो बूम चल रहा है ये। ठीक है, बूम मतलब कि डिमांड, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो पीक पर है। ठीक है, पीक पर है, लोग गांडे हो रहे हैं उसको खरीदने के लिए। एंड सो हैव इनकम ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट भी जोरदार है लोगों की, प्रॉफिट भी इनकम भी जोरदार है लोगों की, और प्रॉफिट भी मतलब कि इन शॉर्ट मेरी आज कमाई बहुत जोरदार है तो मैं चीजें भी ज्यादा खरीदूंगी। ठीक है, तो आज मेरी इनकम ज्यादा है तो सामने वाले को प्रॉफिट भी ज्यादा होगी। तो ये दोनों चीज चलती है, आई बात समझ में? ठीक है, तो इनकम ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, चीजों की डिमांड ज्यादा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं बूम। दिस पीरियड इज कॉल्ड द पीक। क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको पीक बोलते हैं। ठीक है, पीक पे, हाईएस्ट माउंटेन। रिसेशन, अब जैसे ही बूम खत्म हुआ, ठीक है, धीरे धीरे आएगा रिसेशन। जब पीक खत्म हो जाता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट हैव रीच द हाईएस्ट पॉसिबल, जितना ऊपर इंसान पैसा कमा सकता है वो कमा लिया। अब धीरे धीरे मार्केट स्लो डाउन होने लगेगा। ठीक है, डिमांड चीजों की कम हो जाएंगी क्योंकि खरीद ली जितना खरीदना था, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट फॉलो। ठीक है, अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आएगा और लोग एम्प्लॉयड होना पसंद करेंगे। ठीक है, तो वो सब आता है रिसेशन में। डिप्रेशन, रिसेशन के बाद जो नीचे की तरफ आया, ठीक है, और गहरा, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन कब होता है? जब मिनिमम लेवल, मतलब कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे आप बहुत नीचे की तरफ डूब जाते हो, मिनिमम लेवल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बायर्स होते हैं
प्रोड्यूसर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं इन द इकोनॉमी एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, कुछ खरीद नहीं सकते हैं, कुछ बना नहीं रहे, मार्केट में कुछ बिक ही नहीं रहा, क्या बनाए, प्रोड्यूसर्स कुछ बनाते नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टर्स के पास एक पैसा ही नहीं है कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, या कहाँ इन्वेस्ट करें क्योंकि मार्केट डाउन है। जैसे अगर मैं अभी का बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, अभी का रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा डाउन है, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स हैं वो बोलते हैं कि यार कुछ मिलेगा वैसे भी नहीं, हाँ हम लोग 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, ठीक है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स भी ठंडे पड़ेंगे, ठीक है, तो डिप्रेशन पीरियड आ रहा है यहाँ पर, तो इन्वेस्टर्स भी कुछ नहीं करेंगे, बायर्स वगैरह भी कुछ नहीं खरीदेंगे, तो लोवेस्ट फेज में आते हैं। इन द पीरियड ऑफ रिसेशन कंज्यूमर्स स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फर्दर फॉल, ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि यार अभी और प्राइस गिर जाएगी, ठीक है, रियल एस्टेट नहीं चल रहा है, ठीक है, अभी देखा ना, अभी तो मतलब चीजों के दाम और गिरना शुरू करेंगे, ठीक है, तो जो 80 लाख का फ्लैट मिल रहा था आप देखना ना वो 60 लाख में लोग बेचेंगे, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, डाउनफॉल्स की बात होती है यहाँ पर, ठीक है, तो फॉल इन प्राइस, डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है विद द फॉल इन डिमांड, ठीक है, डिमांड अगर कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा उन चीजों का। अब देखो समझना सब कुछ कनेक्टेड है, अगर मार्केट में चीजों की डिमांड कम हो गई तो प्रोडक्शन कम, कोई खरीद ही नहीं रहा तो प्रोड्यूस क्या करोगे, और प्रोडक्शन कम है तो कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज को निकाल देंगे, क्यों, इतना प्रोडक्शन ही नहीं है तो तुम्हारी सैलरी हमको पोसाएगी नहीं, ठीक है, तो जहाँ पे उनके पास समझो कि 20 वर्कर थे तो वो 10 को निकाल देंगे, भाई 10 ही चलेंगे, 10 और नहीं चाहिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, बेरोजगारी आ गई, है ना, तो employment falls down reducing the decrease in the demand and thus depression is caused, ठीक है, तब आता है डिप्रेशन, जहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनके पास पैसा ही मतलब उनके पास नौकरियां ही नहीं होती है, ठीक है, वेल एजुकेटेड लोग तरस रहे हैं काम करने का, नौकरी नहीं है क्योंकि सामने कंपनीज उनको हायर नहीं कर रही, बिकॉज वो इतना चीजें प्रोड्यूस नहीं कर रही है, क्योंकि इस मार्केट में डिमांड नहीं है ना, ऐसा होता है, तो सब चीजें देखो मार्केट में हर एक चीज कनेक्टेड होती है, बात ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है, फिर बात करते हैं रिकवरी की। अब धीरे धीरे डिप्रेशन जो है वो ऊपर आता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा, ठीक है, जो डिमांड है चीजों की वो थोड़ी 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 बढ़ना शुरू हो जाएगी, लोग डिमांड करना शुरू करेंगे, गवर्नमेंट जो है वो ट्राई करने कोशिश करेगी कि इन्वेस्टमेंट बूस्ट करे, मतलब लोगों को बोले कि इन्वेस्ट करो चीजों के अंदर, एम्प्लॉयमेंट देगी गवर्नमेंट, कई बार तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं जिसकी वजह से, ठीक है, मतलब बोले जिसकी वजह से रिकवरी आ जाती है कि चलो ये चीजें लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आएगा, तो रिकवरी डिमांड, एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट तीनों को लीड करता है, ठीक है, और इस तरीके से पूरी साइकिल बनती है, इसको बोले ट्रेड साइकिल। हो सके ना तो ये फिगर बना के आना, मस्त मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ये फिगर बना के आना, क्या है इसके अंदर, यहाँ पे आप लिखोगे दिस वाला पॉइंट, ठीक, यहाँ पे आप लिखोगे बूम, ये आ गया पीक पॉइंट, ये आ गया रिसेशन, ये आ गया डिप्रेशन, और यहाँ पे आएगा फिर से रिकवरी, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे रिकवरी आ जाएगा, ओके, तो इस तरीके से पूरी साइकिल आती है, बना लेना, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। डन बेटा, क्लियर, तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, और कोशिश मैंने की कि मैं आपको हर एक चीज जो है वो आपके लाइव एग्जाम्पल से समझाऊं ताकि आप रिलेट कर पाओ चीजों को। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, टू कमेंट मी, आपके फीडबैक्स बहुत मैटर करते हैं, एंड डू शेयर दिस चैनल एंड द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।